नमस्कार, करंट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, मोरेटोरियम के तहत लाया गया बैंक से निकासी पर लगी पाबंदी। RCEP समझौता आया अस्तित्व में, 37वें आसियान शिखर सम्मेलन के मौके पर मिली स्वीकृति। 2012 से शुरू हुई थी बातचीत। भारत की 2 आर्द्र भूमियां रामसर साइट में शामिल, लोनार और सूर सरोवर झील को मिली जगह, क्रेटर से बनी है लोनार झील। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बनेगा एक निरीक्षण निकाय, वर्किंग डॉक्यूमेंट इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म फॉर रिस्पॉन्सिबल AI फॉर ऑल नामक ड्राफ्ट जारी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जोर शोर से काम जारी। और वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट जारी। देश में सबसे अच्छा लिंगानुपात अरुणाचल, वहीं सबसे खराब में मणिपुर का नाम। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है लिंगानुपात। पिछले 2-3 सालों में जिस तरह लक्ष्मी विलास बैंक की वित्तीय हालत बिगड़ी है, उसे देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इस बैंक को 16 दिसंबर 2020 तक के लिए मोरेटोरियम के यानी पाबंदी के अंतर्गत ला दिया है। वहीं इस बैंक से निकासी पर भी पाबंदी लगा दी गई है और फिलहाल जमाकर्ता 25,000 रुपए से ज्यादा की रकम नहीं निकाल सकते। इसके आगे RBI ने सरकार से गुजारिश की है कि लक्ष्मी विकास बैंक का सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय इकाई में विलय कर दिया जाना चाहिए। इससे बिना कैपिटल इन्फ्यूजन के ही मर्ज्ड इकाई का CRAR यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो 12.51%, जबकि कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल 9.6% हो जाएगा। RBI का मानना है कि अगर दोनों बैंक मर्ज होते हैं तो मर्ज्ड इकाई की क्रेडिट ग्रोथ में मदद मिलेगी, क्योंकि इससे 2500 करोड़ का एडिशनल कैपिटल जुड़ेगा। बता दें कि सरकार ने इस तरह का फैसला बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 के तहत लिया है। इस धारा के मुताबिक अगर RBI को लगता है कि किसी बैंकिंग कंपनी के समामेलन यानी एमलगमेशन की योजना बनाने के लिए उसका कामकाज रोका जाना जरूरी है, तो वह सरकार को उस कंपनी को मोरेटोरियम में लाने के लिए सिफारिश कर सकता है। इसके आगे मोरेटोरियम की अवधि में ही अगर RBI को लगता है कि जनता, जमाकर्ता या देश के बैंकिंग सिस्टम के हित में बैंकिंग कंपनी का पुनर्गठन या विलय किया जाना जरूरी है, तो वह उसके लिए योजना बना सकता है। कुछ समय पहले सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता केंद्रीय नियम 2020 का मसौदा तैयार किया था। अब प्रक्रिया के तहत इन्हें सरकार ने लोगों के सामने अपनी राय और आपत्ति दर्ज कराने के लिए नोटिफाई किया है। मसौदे के मुताबिक ये नियम कर्मचारियों की भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ, सामाजिक सुरक्षा और कुछ उपकरों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के प्रावधानों के संचालन की व्यवस्था करते हैं। वहीं इसमें असंगठित कामगारों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा के भी प्रावधान हैं। ड्राफ्ट के मुताबिक अब असंगठित कामगार, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स केंद्र सरकार के पोर्टल पर खुद का पंजीकरण कर सकेंगे। इसके लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने पहले से ही पोर्टल विकसित करने पर काम शुरू कर दिया है। अब इन वर्कर्स को अगर सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत किसी भी तरह का लाभ उठाना है तो उन्हें इस पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी होगा। वहीं बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को केंद्र या राज्य सरकार अथवा राज्य कल्याण बोर्ड के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। इसके अलावा अगर एक बिल्डिंग वर्कर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो वह उस राज्य में लाभों का हकदार होगा जहां वह वर्तमान में काम कर रहा है। राज्य के बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि वह उस कामगार के लाभ सुनिश्चित करे। बीते दिनों वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा की। इसे आत्मनिर्भर भारत 3.0 प्रोत्साहन पैकेज के तहत लाया गया है। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 आर्थिक सुधार चरण के दौरान रोजगार के नए अवसर पैदा करने को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों को रोजगार देने पर उनके भविष्य निधि योगदान में सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी।
यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी मानी जाएगी और 30 जून 2021 तक चालू रहेगी। योजना के अंतर्गत जिन संगठनों में कुल कर्मचारियों की संख्या 1000 तक है, उनमें नए जुड़े कर्मचारी की मजदूरी का 24% सरकार द्वारा 2 सालों तक ईपीएफओ में जमा किया जाएगा। यानी कि कर्मचारी के हिस्से का 12% और एम्प्लॉयर के हिस्से का 12% दोनों का भुगतान सरकार करेगी। वहीं 1000 से अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों में सरकार द्वारा केवल कर्मचारियों के हिस्से की मजदूरी का 12% 2 वर्षों के लिए ईपीएफओ में जमा किया जाएगा। सब्सिडी राशि को केवल नए कर्मचारियों के आधार सीडेड ईपीएफओ खातों में जमा किया जाएगा। हालांकि योजना का लाभ उठाने के लिए 50 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में न्यूनतम 2 नए कर्मचारियों को जोड़ना होगा, जबकि 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों को कम से कम 5 कर्मचारियों को जोड़ना होगा। इसके लिए संगठन के सितंबर 2020 में कर्मचारियों की संख्या को आधार माना जाएगा। साथ ही योजना के अंतर्गत केवल वे ही नए कर्मचारी आएंगे जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपए से कम हो, या फिर जिन्होंने 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच अपनी नौकरी छोड़ दी और 1 अक्टूबर या उसके बाद फिर से नौकरी शुरू की हो। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 प्रोत्साहन पैकेज के तहत 12 नए उपायों की घोषणा की। 2.65 लाख करोड़ रुपए का यह प्रोत्साहन पैकेज कोविड-19 महामारी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करेगा। आइए इसके तहत लिए गए उपायों को देखते हैं। इस पैकेज के तहत 10 सेक्टर्स में 1.46 लाख करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की जा रही है। एमएसएमईज, व्यवसायों, मुद्रा उधारकर्ताओं और व्यावसायिक उद्देश्यों वाले इंडिविजुअल्स ऋण के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है। इसमें कामत कमेटी द्वारा पहचान किए गए 26 स्ट्रेस्ड सेक्टरों की एंटिटीज के साथ साथ 50 करोड़ रुपए से 500 करोड़ रुपए तक के बकाया ऋण वाले हेल्थ केयर सेक्टर को कवर किया जाएगा। शहरी आवासों के लिए पीएम आवास योजना पर बजट अनुमान से 18,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय की घोषणा की गई है। इससे 18 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही अतिरिक्त 78 लाख नौकरियां पैदा होंगी और इस्पात और सीमेंट के उत्पादन और बिक्री में सुधार होगा। निर्माण और अवसंरचना क्षेत्र में अनुबंधों पर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को कम करके 31 दिसंबर 2021 तक 3% किया जाएगा। 2 करोड़ रुपए तक की कीमत वाले घरों के खरीदारों और डेवलपर्स के लिए कर में राहत की घोषणा की गई है। सरकार राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 6,000 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश करेगी। किसानों को 65,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। चालू वित्त वर्ष 2021 में पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त परिव्यय दिया जा रहा है। आइडियाज यानी इंडियन डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम के माध्यम से परियोजना के निर्यात के लिए एग्जिम बैंक को अतिरिक्त 3,000 करोड़ रुपए जारी किया जाएगा। रक्षा उपकरणों, औद्योगिक बुनियादी ढांचे और हरित ऊर्जा पर कैपिटल और औद्योगिक व्यय के लिए 10,200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट प्रोत्साहन दिया जाएगा। कोविड-19 के टीका विकास के लिए 900 करोड़ रुपए के R&D अनुदान की घोषणा की गई है। बीते दिनों RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी अस्तित्व में आई है। इसके लिए 37वें आसियान शिखर सम्मेलन के मौके पर सभी 15 देशों ने अपनी स्वीकृति दे दी है। RCEP में आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के सभी 10 सदस्यों के साथ साथ दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। RCEP दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है। इसके सदस्य देशों की कुल आबादी लगभग 2.2 बिलियन है, जो कि दुनिया की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा है। तो वहीं वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में RCEP की हिस्सेदारी लगभग 30% है। इस समझौते के बाद सदस्य देशों के बीच लगभग 92% टैरिफ को समाप्त करने की दिशा में काम किया जाएगा। गौरतलब है कि RCEP पर बातचीत 2012 में शुरू हुई। शुरुआत से भारत भी इस वार्ता का हिस्सा था, लेकिन भारत ने खुद को 2019 में इससे बाहर कर लिया। हालांकि शिखर सम्मेलन के दौरान समूह के सभी देशों ने
भविष्य में भारत के RCEP में शामिल होने के लिए साधारण नियम भी रखे हैं। इसके मुताबिक भारत को केवल लिखित में देना होगा कि वह इस समूह में शामिल होना चाहता है। इसके बाद भारत से समूह में शामिल होने के लिए बातचीत तुरंत शुरू की जाएगी। बीते दिनों फाइजर इंक ने अमेरिका के एक कोर्ट में औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के खिलाफ याचिका दायर की। फाइजर इंक ने यह याचिका अपने पेटेंट की चोरी के मामले में लगाई है। फाइजर इंक का मानना है कि औषधि बनाने वाली भारत की ये दो कंपनियां उसकी पेटेंट दवा आइब्रेंस या पल्बोसाइक्लिब का पेटेंट एक्सपायर होने से पहले ही उसके जेनेरिक वर्जन को बनाने की योजना बना रही है। यह दवा ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होती है। यह शरीर में कैंसर सेल्स की ग्रोथ रोक देती है या धीमी कर देती है। फाइजर इंक ने याचिका में कहा है कि इन कंपनियों ने आइब्रेंस के जेनेरिक ड्रग्स के विनिर्माण, बिक्री आदि के लिए US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन जमा की थी। हालांकि पेटेंट सर्टिफिकेट के पैराग्राफ 4 में साफ है कि कोई भी कंपनी किसी दवा के पेटेंट के एक्सपायर होने से पहले भी उसकी जेनेरिक दवा बनाने के लिए आवेदन कर सकती है। जेनेरिक दवाओं के बारे में आपको बता दें कि ये दवाएं लगभग उसी पैटर्न और फार्मूला के आधार पर बनती हैं जिस पर पहले से किसी दवा को पेटेंट दिया गया है। हालांकि पैटर्न में हल्का फेरबदल किया जाता है और कीमत उस मूल दवा से कम होती है। एक आंकड़े के मुताबिक अमेरिका में दवाओं के स्तर पर 90% जेनेरिक दवाओं का ही इस्तेमाल होता है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो भारत अभी जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। हाल ही में भारत की 2 आर्द्रभूमियां रामसर साइट्स की सूची में जोड़ी गई हैं। इनमें से एक महाराष्ट्र की लोनार झील और दूसरी आगरा की सूर सरोवर झील है। सूर सरोवर झील को कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित कांवड़ ताल को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। यह बिहार राज्य की ऐसी पहली आर्द्रभूमि है जिसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। इससे पहले बीते अक्टूबर माह में उत्तराखंड के आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ऐसी साइट्स के सतत प्रयोग से संबंधित है। कन्वेंशन ईरान के रामसर शहर के नाम पर है, जहां इस ट्रीटी पर 1971 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत जो क्षेत्र संरक्षण के लिए चुने जाते हैं उन्हें रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। गिद्ध प्रजाति पर बढ़ते खतरे को लेकर सरकार सचेत हुई है। इसके लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अब एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020-25 लॉन्च कर दिया है। इस एक्शन प्लान का मकसद पूरे देश में गिद्धों का संरक्षण करना है। कुछ ऐसी दवाएं जो मवेशियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं और माना जाता है कि वे गिद्धों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, एक्शन प्लान के तहत ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया उन्हें बैन करेगा। बता दें कि इनमें डाइक्लोफिनेक दवा का नाम सबसे आगे है। दरअसल इस दवा का इस्तेमाल मवेशियों में सूजन या बुखार का इलाज करने में होता है, लेकिन जब ये पशु मरते हैं इस दवा का असर उनके मृत शरीर में मौजूद रहता है और जब ये गिद्ध इन मृत शरीरों को खाते हैं तो यह दवा गिद्धों के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जो कि गिद्धों में किडनी फेलियर की वजह बनती है। हालांकि इस दवा को 2006 में ही बैन कर दिया गया था, लेकिन अभी भी यह बाजारों में मिल जाती है। इस एक्शन प्लान में बड़ी बात यह है कि अब हर एक राज्य में कम से कम एक वल्चर सेफ जोन बनाया जाएगा। इसके तहत उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा। वहीं रेड हेडेड वल्चर और इजिप्टियन वल्चर के लिए भी एक कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू होगा। इसके अलावा भारत के अलग अलग क्षेत्रों के लिए 4 रेस्क्यू सेंटर भी तैयार होंगे। उत्तर भारत के लिए पिंजौर, मध्य भारत के लिए भोपाल, पूर्वोत्तर के लिए गुवाहाटी और दक्षिण भारत के लिए हैदराबाद में ये रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे। भारत में गिद्धों की बात करें तो यहाँ 9 स्पीशीज रिकॉर्ड की गई हैं। ओरिएंटेड व्हाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, हिमालयन, रेड हेडेड, इजिप्शियन, बियर्डेड, सिनेरियस और यूरेशियन ग्रिफॉन वल्चर। इनमें से 3 प्रजातियों ओरिएंटेड व्हाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड और सिलेंडर बिल्ड की संख्या में 1990 से 2007 के बीच 99% की कमी आई है। बता दें कि इजिप्शियन वल्चर को IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड, जबकि हिमालयन, बियर्डेड और सिनेरियस वल्चर को नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में रखा गया है।
बीते दिनों नीति आयोग ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक निरीक्षण निकाय के गठन किए जाने की बात है। नीति आयोग का मानना है कि यह निकाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीकी, कानूनी, नीतिगत और सामाजिक पहलुओं को समर्थ बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। नीति आयोग ने मसौदे को वर्किंग डॉक्यूमेंट इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म फॉर रिस्पॉन्सिबल AI फॉर ऑल नाम दिया है। इसमें सिफारिश की गई है कि नए निकाय में उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञों के अलावा कानून और सामाजिक विज्ञान क्षेत्र के भी विशेषज्ञ शामिल होने चाहिए। आयोग ने इस तरह के निकाय के गठन की सिफारिश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय रणनीति के तहत की है। यह निकाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में एक सलाहकारी निकाय के तौर पर भी काम करेगा और वर्तमान विनियामकों के बीच भी सामंजस्य स्थापित करेगा। इस ड्राफ्ट में एक और बात यह है कि रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देश में और एडवांस बनाने के लिए सरकार को शोध को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए सरकार फंड और फेलोशिप प्रोग्राम को प्राथमिकता दे सकती है। वहीं ड्राफ्ट में एक एथिक्स कमेटी गठित करने की बात भी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली के प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट और ऑपरेशन पर काम करेगी। बता दें कि देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2018 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय नीति पर विमर्श पत्र जारी किया था, जबकि जून 2020 में टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल नाम से एक ड्राफ्ट पेपर भी रिलीज किया था। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 से संबंधित एक महत्वपूर्ण विचार रखा। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच के मुताबिक कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत आने वाली व्यक्तिगत याचिकाओं को हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान में वर्णित एक आधारभूत अधिकार है जो देश के सभी नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। इसके जरिए संविधान के भाग 3 में वर्णित अधिकारों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। इन रिट्स में बंधी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस, परमादेश यानी मैंडमस, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, अधिकार पृच्छा यानी क्यो वारंटो और उत्प्रेक्षण यानी सर्टियोररी शामिल है। आपको बता दें कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय और 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। बीते दिनों 2018 के CRS के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट जारी की गई। इसके मुताबिक देश में सबसे अच्छा लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में, वहीं सबसे खराब लिंगानुपात मणिपुर में दर्ज किया गया। जन्म के समय लिंगानुपात का मतलब है कि 1000 पुरुषों पर जन्मी महिलाओं की संख्या। अरुणाचल प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं की संख्या दर्ज की गई थी। वहीं मणिपुर में 757 लिंगानुपात दर्ज किया गया था। साल 2018 में जन्म की संख्या 2.33 करोड़ दर्ज की गई, जबकि पिछले साल यह संख्या 2.21 करोड़ दर्ज की गई थी। जन्म या मृत्यु को दर्ज कराने की समय सीमा 21 दिन निर्धारित है। हालांकि कुछ राज्यों में 1 साल के बाद भी जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराया जा सकता है। जन्म या मृत्यु का सर्टिफिकेट 21 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार द्वारा निःशुल्क जारी किया जा सकता है। 21 से 30 दिनों के भीतर अगर दर्ज किया जाता है तो शुल्क के साथ दर्ज किया जा सकता है। हाल ही में सरकार ने ICRISAT को इजाजत दे दी है कि वह कृषि में शोध के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है। सरकार ने ड्रोन को तैनात किए जाने को लेकर जो नियम बनाए हैं उनमें कुछ छूट के तहत ही ICRISAT को यह अनुमति दी गई है। नागर विमानन मंत्रालय के मुताबिक ICRISAT शोध के लिए अपने शोध मैदानों में ही ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। इसके लिए वह रिमोट से चलने वाले पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम या ड्रोन का सहारा ले सकता है, लेकिन यह छूट केवल 6 महीने या डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के पहले चरण के पूर्ण संचालन तक ही होगी। सरकार का मानना है कि ड्रोन्स भारत के कृषि क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। परिशुद्ध कृषि, टिड्डी नियंत्रण और फसल पैदावार में सुधार में ड्रोन्स का सहारा लिया जा सकता है। ICRISAT यानी इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो विकास के लिए वैज्ञानिक शोध करता है।
मांग आधारित नवाचार के जरिए शुष्क उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में गरीबी, भूख, कुपोषण और पर्यावरण ह्रास को कम करना इस संगठन का मिशन है। CSIR के SERC यानी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर ने स्वदेशी ERS यानी इमरजेंसी रिट्रीवल सिस्टम विकसित किया है। यह प्रणाली ट्रांसमिशन लाइन टावर्स में फेलियर होने पर पावर ट्रांसमिशन को तेजी से रिट्रीवल करने में मददगार होगी। बता दें कि ERS प्रणाली को दुनिया में कुछ गिने चुने मैन्युफैक्चरर ही बनाते हैं, इसलिए इसकी लागत और आयात काफी महंगा होता है। अब चूंकि यह प्रणाली देश में ही विकसित होगी, इसलिए भारत को इसके आयात पर अलग से खर्च नहीं करना पड़ेगा। ERS की सार्क और अफ्रीकी देशों में काफी बाजार मांग है, इसलिए आगे चलकर यह स्वदेशी तकनीक भारत को काफी फायदा देगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी सहयोग देगी। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइंस के फेलियर होने पर जन धन की जो बड़ी हानि होती है, लाइन के तेजी से रिस्टोर होने पर इन सभी के लिए भी स्वदेशी ERS सिस्टम काफी अहम होगा। इसी तरह जब किसी तरह की प्राकृतिक आपदा यानी चक्रवात वगैरह आते हैं तो कभी कभी ट्रांसमिशन लाइन टावर्स क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो ERS उन्हें तेजी से रिस्टोर करने में काम आता है। यह एक हल्के वजन का मॉड्यूल सिस्टम होता है। ये उच्च स्तर के स्टेबल बॉक्स सेक्शन से बने होते हैं और इनका रीयूज भी किया जा सकता है। पावर के रिस्टोरेशन के लिए ERS को डिजास्टर साइट पर 2-3 दिनों में अस्थायी तौर पर बनाया जा सकता है, जबकि परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए लंबा समय लग सकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर नक्सलवाद से निपटने के लिए वित्तीय मदद की मांग की है, जिससे राज्य में रोजगार सृजन करके नक्सलवाद को खत्म किया जा सके। छत्तीसगढ़ द्वारा केंद्र से दूसरी बार इस तरह की मांग की गई है। इससे पहले नक्सलवाद से निपटने के लिए एक 5 पॉइंट प्लान भेजा गया था। इसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने और रोजगार सृजन करने जैसी मांगे की गई हैं, ताकि क्षेत्र के युवा नक्सलवाद में शामिल न हों। उन्होंने इस क्षेत्र में स्टील प्लांट लगाने की मांग की है। गौरतलब है कि बस्तर लौह अयस्क से समृद्ध क्षेत्र है। साथ ही उन्होंने इस क्षेत्र में स्टील फर्म को 30% के डिस्काउंट पर लौह अयस्क मुहैया कराने की बात की है। इसके अलावा केंद्र से कोल्ड चेन स्थापित करने के लिए ग्रांट की मांग की है, जिससे वनोत्पादों का संग्रहण सुनिश्चित हो सके। ऐसे क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को नहीं पहुंचाया जा सकता, वहां पर सोलर एनर्जी जनरेटर्स की व्यवस्था की जा सकती है। बीते दिनों ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की गई थी। रिपोर्ट का शीर्षक मिथ्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन था। यह रिपोर्ट अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा ई-लर्निंग पर किए गए अध्ययन पर आधारित थी। यह अध्ययन 5 राज्यों के 26 जिलों में किया गया था। अध्ययन में बच्चों और शिक्षकों के ऑनलाइन अनुभव को शामिल किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्टफोन की अनुपलब्धता के साथ ही ऑनलाइन लर्निंग के ऐप्स प्रयोग में समस्या 2 प्रमुख कारण थे, जिसके चलते विद्यार्थी कक्षाओं तक पहुंच सुनिश्चित नहीं कर सके। दिव्यांग छात्रों को ऑनलाइन सेशंस में भाग लेने में अधिक असुविधा का सामना करना पड़ा। अध्ययन में यह भी पाया गया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 90% बच्चों के माता-पिता उन्हें स्कूल वापस भेजने के इच्छुक थे। हालांकि उनके मुताबिक यह एक बेहतर विकल्प होता कि स्कूल भेजने पर उनके बच्चों के स्वास्थ्य का स्कूल में ध्यान रखा जाता। इसके अलावा लगभग 70% माता-पिता का मानना था कि ऑनलाइन कक्षाएं प्रभावी नहीं हैं। लगभग 50% शिक्षकों के मुताबिक बच्चों ने ऑनलाइन क्लास के दौरान दिए गए असाइनमेंट्स को पूरा नहीं किया था। साथ ही शिक्षक भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लेकर सहज नहीं थे। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटेरियन ऑफिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि अफ्रीकी और मिडिल ईस्ट देशों में मची भुखमरी, अकाल और संघर्ष जैसे हालातों से निपटने के लिए वह जल्द ही $100 मिलियन राहत राशि जारी करेगा। इसमें $80 मिलियन 5 अफ्रीकी देशों बर्किना फासो, कांगो, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान और यमन व अफगानिस्तान को भेजे जाएंगे। बाकी $20 मिलियन इथियोपिया को दिए जाएंगे। इथियोपिया फिलहाल भुखमरी के दौर से गुजर रहा है। यहाँ इस महीने टिग्रे क्षेत्र में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक आने वाले समय में बर्किना फासो, पूर्वोत्तर नाइजीरिया, दक्षिण सूडान और यमन में अकाल जैसी स्थिति बन सकती है।
2017 के बाद ऐसा पहला मौका होगा जब दक्षिण सूडान के कुछ हिस्सों में अकाल घोषित किया गया है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटेरियन ऑफिस का कहना है कि इन देशों में राहत राशि का लक्ष्य सुभेद्य लोग, खास तौर पर महिलाएं, लड़कियां और डिसेबल्ड पर्सन्स होंगे। यूनाइटेड नेशंस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का ही एक हिस्सा है जो आपातकाल के समय में मानवाधिकार के लिए काम करने वाले लोगों एवं एजेंसीज को एक साथ लाने का काम करता है। AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने महिला सशक्तिकरण के लिए लीलावती अवार्ड लॉन्च किया है। अवार्ड शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए लॉन्च किया गया था। इसका मकसद जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं के विकास के लिए किए गए प्रयासों को पुरस्कृत करना है। अवार्ड व्यक्तियों और AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थाओं को महिला विकास के क्षेत्र में किए गए योगदान के लिए दिया जाएगा। अवार्ड कुछ सब थीम्स मसलन स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, विधिक जागरूकता और साफ सफाई के क्षेत्र में दिए जाएंगे। टीम्स पिछले 2 सालों में किए गए अपने कामों के आधार पर अवार्ड के लिए अप्लाई कर सकती है। टीम में 5 लोग होंगे जिनमें कम से कम 2 महिला सदस्यों का होना जरूरी है। महिला सशक्तिकरण से संबंधित अन्य योजनाओं में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, स्टेप आदि शामिल हैं। अब चलते हैं मैप सेक्शन के लिए आतिफा के पास। उत्तराखंड एक राज्य है और मोटे तौर पर देखा जाए तो ये एक पहाड़ी राज्य है और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था और इसकी राजधानी देहरादून है। अगर हम बात करें भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी की तो वो भी इसी राज्य यानी उत्तराखंड में ही स्थित है। इसके अलावा उत्तराखंड को कई विभिन्न भू आकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है और इसके उत्तरी क्षेत्र को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है जिसमें जास्कर और हिमालय श्रेणी स्थित है। इसके अलावा इस राज्य में गंगा नदी तंत्र की भी कई नदियां बहती हैं, कई नदियां प्रवाहित होती हैं और इसके अलावा जैसा आप यहाँ देख सकते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जैसे जैव विविधता क्षेत्र भी इसी राज्य में स्थित हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदू धर्म के पवित्र 4 धामों की तो वो भी इसी राज्य में स्थित हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चारों धाम भी उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। तो ये था हमारा उत्तराखंड का मैप। आज हम आपको यहाँ हॉर्न ऑफ अफ्रीका के मैप के साथ छोड़कर जा रहे हैं। दरअसल ये क्षेत्र सिविल वॉर के चलते चर्चा में है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस क्षेत्र में जो देश हैं उनके नाम बताने हैं और इसके अलावा इससे संबंधित और जानकारी भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो अगले बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के मैप से। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiias.com पर। साथ ही दृष्टि IAS के हिंदी और अंग्रेजी YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में टेक समिट का उद्घाटन किया। इस समिट का आयोजन कर्नाटक सरकार और दूसरी बड़ी संस्थाओं ने मिलकर किया था। इस बार की थीम नेक्स्ट फॉर नाउ रही। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शासन प्रशासन में डिजिटल तकनीकी के महत्व पर बल दिया। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम यानी PMFME योजना के कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने GIS वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट डिजिटल मैप ऑफ इंडिया को भी लॉन्च किया। इस कंपोनेंट के तहत मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण ऑनलाइन मोड और सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल के जरिए होगा। बता दें कि PMFME योजना को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया था, जो कि एक केंद्र प्रायोजित योजना है। बीते दिनों भारतीय रिजर्व बैंक ने इन्फोसिस के सह संस्थापक सेनापति गोपालकृष्णन को RBIH यानी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया। RBIH की घोषणा केंद्रीय बैंक ने 6 अगस्त 2020 को जारी विकासात्मक और नियामक नीतियों पर अपने बयान के दौरान की थी। RBIH का उद्देश्य प्रौद्योगिकी की सहायता से वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। RBIH वित्तीय क्षेत्र के संस्थानों, प्रौद्योगिकी उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करेगा
और विचारों के आदान प्रदान और वित्तीय नवाचारों से संबंधित प्रोटोटाइप के विकास के लिए प्रयासों का समन्वय करेगा। इसके अलावा RBIH फिनटेक रिसर्च को बढ़ावा देने और इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के साथ जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए आंतरिक बुनियादी ढांचे का विकास करेगा। बीते दिनों 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी वागीर को पानी में उतारा गया। फ्रांसीसी तकनीकी की इस पनडुब्बी को मजगांव डॉक्स लिमिटेड ने बनाया है। प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा स्कॉर्पिन पनडुब्बी की पहली 2 पनडुब्बियों को नौसेना में कमीशन किया जा चुका है, जबकि तीसरी और चौथी समुद्री परीक्षणों के विभिन्न चरणों में है। इसकी 6वीं पनडुब्बी की डिलीवरी 2022 तक पूरी होने की उम्मीद है। हाल ही में DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा तट के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में आयोजित किया गया था। यह परीक्षण पिछले 2 महीनों में DRDO द्वारा किए जा रहे मिसाइल परीक्षणों की श्रृंखला का हिस्सा है। QRSAM एक छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसे मुख्य रूप से दुश्मन के हवाई हमलों से सेना को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इसकी मारक सीमा 25 से 30 किलोमीटर है। कार्बन बाजारों में काम करने वाली इंदौर बेस्ड एंकिंग इंटरनेशनल कंपनी इस क्षेत्र में IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर को जारी करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनने वाली है। यह कंपनी पिछले 12 वर्षों से कार्बन ऑफसेट के व्यापार में काम कर रही है। आपको बता दें कि नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की तरह ही कार्बन ऑफसेट मार्केट ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये उन संस्थाओं को जारी किए जाते हैं जिनकी परियोजनाएं कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करती हैं। एंकिंग इंटरनेशनल इन कार्बन ऑफसेट को भारतीय कंपनियों से खरीदता है और उन्हें विदेश में खरीदारों को बेचता है। बीते दिनों नीतीश कुमार ने पटना में लगातार चौथे कार्यकाल के लिए बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वैसे यह इनका बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 7वां कार्यकाल होगा। इनके साथ ही तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने बिहार के उप मुख्यमंत्रियों के रूप में शपथ ली। सभी मंत्रियों को राज्यपाल फागू चौहान द्वारा पद की शपथ दिलाई गई। मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वह जल्द ही गौ कैबिनेट का गठन करेगी। गौ वंशजों की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए निर्णय लेना इस कैबिनेट का काम होगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग इसका हिस्सा होंगे। वहीं इस कैबिनेट की पहली बैठक जिला आगरमालवा में होगी। बीते 17 नवंबर को ब्रिक्स के 12वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कोविड-19 महामारी के बीच आयोजित सम्मेलन में आर्थिक सुधारों के साथ साथ वैश्विक समस्याओं और आपसी सहयोग पर चर्चा की गई। इस बार के सम्मेलन का विषय वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास था। इस बार शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस ने किया था, जबकि अगले सम्मेलन यानी 13वें शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत करेगा। 2021 में ब्रिक्स संगठन के 15 साल पूरे हो जाएंगे। बीते दिनों म्यांमार में हुए चुनावों के परिणाम घोषित हुए। इसके मुताबिक म्यांमार की सत्तारूढ़ पार्टी NLD यानी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने अगली सरकार बनाने के लिए संसद में पर्याप्त सीटें हासिल की हैं। NLD को 346 सीटों पर जीत मिली है, जबकि सरकार बनाने के लिए 322 सीटों की जरूरत है। आंग सान सू की के नेतृत्व वाली पार्टी ने इसके बाद जीत का दावा किया है। हालांकि सैन्य समर्थित विपक्ष ने चुनाव को फिर से कराने की मांग की है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी गोल्डन वीजा प्रणाली का विस्तार करने की घोषणा की। गोल्डन वीजा प्रणाली UAE में 10 वर्षीय निवास की अनुमति प्रदान करता है। UAE में विदेशियों के पास आमतौर पर रोजगार के लिए बंधे हुए कुछ वर्षों के लिए ही वीजा मान्य है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने निवेशकों, छात्रों और पेशेवरों के लिए लंबे समय तक निवास की पेशकश करते हुए अपनी वीजा नीति को लचीला बनाया है। नई घोषणा के मुताबिक अब से सभी डॉक्टरेट डिग्री धारक, मेडिकल डॉक्टर और कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिकल और बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरों को भी गोल्डन वीजा प्रणाली के लिए पात्र माना जाएगा। पिछले दिनों संयुक्त अरब अमीरात ने बड़ा फैसला लेते हुए कुछ देशों को दिए जाने वाले वीजा को अस्थायी तौर पर रोक दिया है। इनमें पाकिस्तान सहित 12 देश शामिल हैं। तुर्की, ईरान, यमन और इराक जैसे देश भी इसमें शामिल हैं। भारत इस सूची में नहीं है। माना जा रहा है कि UAE सरकार ने यह फैसला कोरोना वायरस के फिर से बढ़ने की आशंका के चलते लिया है। हाल ही में दुनिया के एकमात्र सफेद जिराफ के शरीर में GPS ट्रैकिंग डिवाइस फिट की गई। इसका मकसद उस जिराफ को लगातार ट्रेस करना है ताकि उसे शिकारियों से बचाया जा सके। यह एकमात्र जिराफ अभी केन्या में है।
बता दें कि किसी भी जानवर में उसका पूरा रंग सफेद होना ल्यूसिज्म की वजह से होता है। जिराफ प्रजाति ज्यादातर पूर्वी अफ्रीका के घास मैदानों में पाई जाती है। इनमें नर जिराफ की लंबाई 18 फीट जबकि मादा जिराफ की लंबाई 15 फीट तक हो सकती है। ये जानवर आमतौर पर छोटे समूह में चलते हैं। इनके शरीर पर स्पॉटेड कोट्स बने होते हैं, लेकिन खास बात यह है कि किन्हीं भी दो जिराफों में कोट्स का पैटर्न एक जैसा नहीं हो सकता। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।